जय हिंद फ्रेंड्स। तो राष्ट्रपति का टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, लेकिन उसमें लूसेंट से कुछ जो टॉप मतलब पॉइंट है वो छूट गए थे, तो इसलिए इसका ये सेकेंड पार्ट है। आइए इसमें हम देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट लूसेंट प्लस घटना चक्र और कैसे अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनको क्रम से याद करना विथ रिलेट करके चीज़ों को, तो वो फर्स्ट पार्ट में है। अब यहाँ सेकेंड पार्ट हम देखते हैं राष्ट्रपति में कि जो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा, यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसका जो अनुच्छेद है वो 56(2) है। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर आर्टिकल 61 महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 क में फर्स्ट में उल्लिखित है, वह संविधान का अतिक्रमण है। वहीं राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन पर संसद किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, उस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। ये वही चीज़ है जो कि घटना चक्र में थी। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 कितने, तो 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने का प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। जब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा, ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। उसी तिथि को राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा। अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की रिक्ति 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष से समाप्ति है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाता है, यह अनुच्छेद 62 फर्स्ट के अनुसार। किंतु यदि उसे पूरा करने में विलम्ब हो जाता है तो राज अंतराल न होने पर, इसलिए वह उपबंध राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। वहीं आर्टिकल 56 फर्स्ट ग के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 ईस्वी में पारित किया, जो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति की कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति की मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। वेतन आयकर से मुक्त होती है। निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान वेतन और भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। 18 लाख रुपए की पेंशन निर्धारित की जाती है। नियुक्ति संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति निम्न नियुक्तियां करता है। किसकी किसकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। किनकी नियुक्ति करते हैं, तो देखिए प्रधानमंत्री की करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की करेंगे। फिर है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, राज्यों की राज्यपाल की, किसकी, तो राज्यों के राज्यपाल की, मुख्य चुनाव आयुक्त की। ठीक है, किसकी अभी हुआ, अभी देखते हैं फिर से हम किसकी करेंगे। तो देखिए पहले प्रधानमंत्री की, फिर इसी प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की। ठीक है, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, राज्यों के राज्यपाल की, चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त की, महान्यायवादी की, भाई अगर अंतर्राज्यीय मतलब परिषद के सदस्य की, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की और अन्य सदस्य की भी, मुख्य आयुक्त की, वित्त आयोग के सदस्य की, भाषा आयोग के सदस्य की, ओबीसी के सदस्यों की, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की, भारत राजदूत व अन्य राजनयिकों की, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों द्वारा। काफ़ी डिटेल में दिया है लूसेंट में, देखिए। फिर है विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इस निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती है। संसद के सत्र को आहूत करने और सत्रावसान करने में लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार।
दूसरा है कि संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति। तीसरा है कि लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक सत्र के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप में संसद के अभिभाषण करने की शक्ति। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनते हैं। पांचवा ये कह रहा है कि संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों, क्षेत्रों, सीमाओं के नामों से परिवर्तन संबंधी विधेयक। फिर है कि धन विधेयक, आर्टिकल 110 संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक। 117(3) ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य, समागम और निर्बंध लगाने वाले विधेयक। फिर आर्टिकल 304, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों से कोई असहमति हो तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ऐसा है आर्टिकल 108 में। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 113(3) है। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 331 है। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों में प्राप्त अनुभव, दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। ये आर्टिकल 83 है। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है इसको आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है संसद के स्थगन के समय, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। जब दोनों सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है कि सैन्य बलों को सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में देखिए सर्वोच्च सैनिक शक्ति देखेंगे, सैनिक बलों की सर्वोच्च शक्ति होती है, राष्ट्रपति में सन्निहित होती है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा होता है। वहीं राजनीतिक शक्ति, दूसरे देशों के साथ कोई समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशी राजदूतों में नियुक्ति का अनुमोदन करता है। क्षमादान की शक्ति में आर्टिकल जो है वो है 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड क्षमा करने और प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। क्षमा एवं दंड और बंदीकरण दोनों हटाया दिया जाता है और तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप बदलकर कम कर दिए जाते हैं, जैसे मृत्यु दंड को लघुकरण या कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार एवं दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। प्रविलंबन में किसी दंड पर रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम, किसी दोषी की सजा की विशेष स्थिति को कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जाएगी। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 से अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 न्यूनतम अवधि 2 माह कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 143 अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह परामर्श मानने के बाध्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से कि राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि राष्ट्रपति विधेयक को लौटाना चाहते हैं तो विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग उदाहरण है कि 1986 संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया
3 वर्ष पश्चात 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने इस विधेयक में नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। भारत में राष्ट्रपति द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन के संसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव हार गए, फिर भी निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो अब जाके हमारा जो राष्ट्रपति का था जो टॉपिक वो लुसेंट प्लस घटना चक्र से कंप्लीट हुआ। इसकी एक फर्स्ट पार्ट भी है जो चैनल पे प्रोवाइड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।